वह पथिक पथिकता ही क्या जिसमें बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्यारे बच्चों, कोरोना के इस महामारी में हमें अपने उत्साह, हमें अपने मनोबल को जरा सा भी विचलित नहीं होने देना है, बल्कि हमें अपने उत्साह और अपने मनोबल को इस स्तर पे लेके जाना है कि ये कठिन परिस्थितियाँ, ये विपरीत परिस्थितियाँ, ये नकारात्मक परिस्थितियाँ हमारे उत्साह, हमारे मनोबल के सामने घुटने टेक दें। तो प्यारे बच्चों, हमें जरा सा भी विचलित नहीं होना है। इस उत्साह के साथ और इस एनर्जी के साथ, इस सकारात्मकता के साथ हम लोग अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और प्यारे बच्चों, एक बात और कहना चाहेंगे कि इस कोरोना के समय में आप लोग कोरोना के अपडेट को मत ध्यान दें। कोरोना कैसे बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा, इस पे ध्यान न दें। कोरोना के प्रति अपने आप को अपडेट करें, सारे नियमों का पालन करें, सैनिटाइज़र का यूज करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और साथ ही साथ घर से जितना हो सके कम से कम निकलें। तो कोरोना को हराना है और कैरियर को बनाना है। प्यारे बच्चों, कोरोना को हराना है और कैरियर को बनाना है। कोरोना को कैसे हराना है? कोरोना के प्रति अपडेट होना है। कैरियर कैसे बनाना है? कैरियर के प्रति अपडेट होना है। कोरोना के प्रति अपडेट मीन्स कोरोना के लिए आपको सारे नियमों का पालन करना है। और कैरियर के लिए अपडेट कैसे होना है कि हमें अपने सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ते रहना है। तो प्यारे बच्चों, इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज हम लोग फिर से नए सिरे से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। बीच में कुछ ब्रेक हो गया था, थोड़ी हमारी भी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से और आप आज ऊर्जा इतनी है कि हम लोग अब नए सिलेबस को शुरू करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो 12th की फिजिक्स जैसा कि हम लोग शुरू कर चुके थे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने शुरू किया था, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को हमने शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने एक बार इसको रिमाइंड करते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था। आवेश को देखा था हमने कि वैद्युत आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। ओके, तो वैद्युत आवेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वैद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या है? धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या है? ऋणावेश। ओके, आवेश इज क्लियर नाउ। अब आवेश अगर आपको समझ में आ गया तो आवेश के बाद हमने कहा था वैद्युत क्षेत्र। कोई भी आवेश है तो उसके चारों तरफ क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। ओके, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में देखा था हम लोग। फिर हम लोगों ने कूलाम के नियम के बारे में देखा था कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि जब भी दो आवेश हैं उनके दोनों के बीच, उन दो आवेशों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है, एक वैद्युत बल कार्य करता है। ओके, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। डिटेल में नहीं जाएंगे, पीछे सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, उसे आप आराम से देख सकते हैं। आज का हमारा लक्ष्य है कि इस कोरोना के समय में आपके अंदर इतना उत्साह भर दिया जाए, इतनी ऊर्जा भर दिया जाए कि आप सिलेबस को फिर से शुरू करें और उत्साह के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके बच्चों, तो फिर हमने अगला टॉपिक क्या देख रखा था कि कोई भी पॉइंट आवेश है, कोई भी बिंदु आवेश है, उससे x डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पर कोई अगर बिंदु है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कितनी होती है। ओके, अब आज का जो नया टॉपिक है वह है बिंदु आवेश के कारण। तो हम लोगों ने देख लिया था कि कोई भी बिंदु है उससे जो है, सपोज दिस इज ए पॉइंट चार्ज, ये कोई पॉइंट प्लस क्यू चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई थी बच्चों? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², न्यूटन प्रति कूलाम। डिटेल में नहीं जाएंगे, पीछे वीडियोज आप देख सकते हैं आराम से। ओके, तो यह था किसी भी बिंदु आवेश के कारण r डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ओके, तो यहाँ तक तो बातें हो चुकी थी। अब आगे क्या करना है, आज का टॉपिक क्या है इसे देखते हैं। आज का टॉपिक है कि कोई भी एक वलय है, कोई भी एक रिंग है। रिंग के लिए आपको दिखाते हैं, जैसे ये रिंग है, ये रिंग है, दिस इज ए रिंग। ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब एक समान रूप से आवेशित है। तो अगर ये एक रिंग है और एक समान रूप से आवेशित है, टोटल आवेश इस पर Q है, तो इसके कारण किसी पॉइंट इसके एक्सिस पर, जो ये रिंग है इसका अपना एक एक्सिस है, इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। ओके, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि एक
एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। आइए इसको फिगर के द्वारा समझते हैं। सपोज कि यह कोई एक रिंग है, यह एक रिंग है, दिस इज ए रिंग। यह एक समान रूप से आवेशित है। टोटल आवेश इस पे Q कूलाम है। कितना है? Q कूलाम। इसका रेडियस, सपोज कि इसका रेडियस a है। इससे इसका जो एक्सिस है, सपोज कि यह एक्स एक्सिस है, इसका कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P, जो पॉइंट P है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है। इसका सेंटर C है, इससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसे हमें ज्ञात करना है। ओके, तो टोटल ये रिंग है, ये रिंग, दिस इज ए रिंग। इसका रेडियस, ये जो रेडियस है यह a है। टोटल आवेश Q है। इससे ये रिंग इस तरीके से रखा हुआ है। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसे ही ज्ञात करना है। ओके, तो क्या करना है, कैसे निकाला जाए? तो टोटल पूरे रिंग के कारण हम एकाएक नहीं निकाल सकते। हमें इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक पता है कि कोई पॉइंट आवेश हो, क्या हो, एक पॉइंट आवेश हो, तो उससे r डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है। तो उस पॉइंट आवेश के फार्मूले से का यूज करते हुए हम लोग इस पूरे रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। मान लेते हैं इस पे एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लें। इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट। सपोज इसका नाम जो भी रख लिया जाए, AB ले लेते हैं। और यह जो एलिमेंट है, यह एलिमेंट छोटा सा AB एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया। इसमें टोटल आवेश मान लेते हैं डेल्टा Q है। कितना है? डेल्टा Q। तो ये छोटा सा, एक तो बहुत छोटा सा है, मतलब एक तरह से पॉइंट है, पॉइंट आवेश है। इस पॉइंट आवेश के कारण इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसे तो हम निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये जो रिंग है यह क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर कहीं आएगी। चूंकि ये डेल्टा Q बहुत छोटा सा आवेश है, तो इसे कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बहुत कम होगा, डेल्टा E होगा। मान लेते हैं कि यहाँ से ये थीटा कोण बना रहा है, तो ये भी थीटा कोण होगा। तो इस पूरे रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, डेल्टा Q उसका आवेश मान लेते हैं, डेल्टा Q आवेश है। ओके, डेल्टा Q आवेश है। और इस डेल्टा Q आवेश के कारण उस पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह कितनी है? डेल्टा E है, और उसका डायरेक्शन ये है। इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि ये जो डेल्टा E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यह इस डायरेक्शन में कार्य कर रही है। इसको दो पार्ट में हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं, दो भाग में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट लेंगे हम लोग, तो ये होगा डेल्टा E cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो डेल्टा E sin थीटा, डेल्टा E sin थीटा। ओके, ये दो वेक्टरों का वियोजन है। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पीछे आप देख सकते हैं, अपने 11th के सिलेबस में वेक्टरों का वियोजन अच्छे से समझाया गया है। और पीछे भी हमने जो भी लेक्चर्स लिया उसमें इसको डिटेल से समझा रखा है। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया कि जो यह डेल्टा E है इसको दो पार्ट में वियोजित कर दिया। एक है डेल्टा E cos थीटा, दूसरा है डेल्टा E sin थीटा। डेल्टा E क्या है? एक्स एक्सिस के एलांग है, और ये जो है वाई एक्सिस के एलांग है। ये कब है? जब एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, डेल्टा AB, जिसका बीच में टोटल आवेश क्या है? डेल्टा Q है। अब ये जो रिंग है, इस रिंग के
पे इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे, छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में कार्य करेगा। इसमें एक छोटी सी ट्रिक की बात है। क्या बात है कि ये जो डेल्टा क्यू है इसके जस्ट अपोजिट अगर हमने जो ए बी लिया है, हमने इसको ए डैश बी डैश दूसरा, उसी के जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट, उसके डायगोनल के अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा सा एलिमेंट ए डैश बी डैश अगर लेते हैं तो इसके कारण इस पी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, थोड़ा सा उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा कुछ इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये भी डेल्टा ई होगा। और डेल्टा क्यू आवेश ये भी है, इसको भी मान लेते हैं कि डेल्टा क्यू आवेश है, इसके कारण भी डेल्टा ई होगा। इसका एंगल, जो एंगल होगा ये चूँकि सिमेट्रिक है इसलिए यह भी थीटा होगा और यह भी थीटा होगा, दोनों थीटा है। अब इस डेल्टा ई को जब फिर वियोजित करेंगे तो इसका डेल्टा ई कास थीटा इसका यहाँ आएगा, डेल्टा ई कास थीटा, और डेल्टा ई साइन थीटा की जब बात होगी तो वह इसके इधर आएगा, ये इस डायरेक्शन में डेल्टा ई साइन थीटा। तो हम देखते हैं कि इस डेल्टा क्यू के कारण जो डेल्टा ई है इसका कास्ट कंपोनेंट इधर, साइन कंपोनेंट इधर, इसका डेल्टा ई का कास्ट कंपोनेंट इधर, साइन कंपोनेंट इधर। तो ये जो डेल्टा ई साइन थीटा है और ये जो डेल्टा ई साइन थीटा है, दोनों दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यही घटना हर इस रिंग के हर एक एलिमेंट के लिए होती है। हर एक एलिमेंट के डायगोनली अपोजिट जो एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट, वह इस एलिमेंट का, इस जो छोटा सा एलिमेंट है इसके जो साइन कंपोनेंट है उसको इसका साइन कंपोनेंट कैंसिल कर देता है, इधर वाले का इधर वाला कैंसिल कर लेता है। इस तरीके से पूरे रिंग के जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट हैं उनके अपोजिट वाला जो एलिमेंट है वह उसके जो है साइन कंपोनेंट को कैंसिल कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट P पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वह कुछ और नहीं, सिर्फ डेल्टा ई कास थीटा का सम होगा। डेल्टा ई साइन थीटा टोटल जो है कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे बढ़े तो डेल्टा ई कास थीटा, छोटे छोटे एलिमेंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कास कंपोनेंट का सम ही इस पॉइंट P का परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें। ओके, तो अब सीधे हम सीधे जो है वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं P पर। ओके, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों? उसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा ई कास थीटा, समेशन ऑफ डेल्टा ई कास थीटा, यही होगा। लेकिन डेल्टा ई क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर ये दूरी r हो, क्या हो, ये दूरी r हो, ये x है, ये a है, ये r हो, तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा इस डेल्टा क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र डेल्टा ई होगा वह कितना होगा? ये हम लोग को पता है कि यह हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपान r स्क्वायर, इतना न्यूटन प्रति कूलाम होगा इस डेल्टा क्यू के कारण जो है इस पॉइंट P पर। तो इस यह होगा डेल्टा ई का मान। तो पूरा इस पॉइंट P पर टोटल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वह होगा इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा ई कास थीटा। तो डेल्टा ई का मान इसमें अगर हम लोग रखें तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा ई के जगह पर लिख देंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपान r स्क्वायर और कास थीटा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, r क्या है, कांस्टेंट है, और कास थीटा क्या है, कांस्टेंट है। सबको बाहर निकाल दें अगर हम लोग तो ये समेशन ऑफ डेल्टा क्यू हो जाएगा। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/r स्क्वायर और कास थीटा और समेशन ऑफ डेल्टा क्यू
समेशन ऑफ डेल्टा क्यू, समेशन ऑफ डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का समेशन क्या होगा? छोटे छोटे डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू सबको जोड़ते अगर चले जाएं हम तो टोटल क्या मिल जाएगा? टोटल आवेश यही हो जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा क्यू, समेशन ऑफ डेल्टा क्यू इजकल टू यही हो जाएगा क्यू, क्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसके जगह पे पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ इस क्यू को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? Q/r² और cos थीटा, यही हो जाएगा E इजकल टू Q/r² cos थीटा। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इस रिंग। इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण पॉइंट P पर यह टोटल वैद्युत क्षेत्र होगा। ओके, अब यहाँ पर जो cos थीटा है, चूँकि ये जो r है और cos थीटा है, इस सबको हमें क्या पता है? हमें इसका रिंग का रेडियस पता है, और इससे x दूरी पर जो पॉइंट है ये पता है। उस पॉइंट की दूरी x है और इसके दूरी जो है रेडियस क्या है रिंग का? a है। तो a और x के टर्म में इस फार्मूले को रखा जाए, क्योंकि हमें ज्ञात तो यही है। ओके, तो उसको a और x के फॉर्म में रखने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले cos थीटा का मान रख ले हम लोग। तो cos थीटा इजकल टू क्या होगा बच्चों? cos थीटा इजकल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण x/r के, x/r के। और तब इस फार्मूले में अगर हम लोग रखें तो E इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, Q/r² और x/r के, Q/r² x/r के। या ये क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qx/r क्यूब के, Qx/r क्यूब के। ये एक फार्मूला आ गया, x और r के फॉर्म में आया, टर्म में आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? x और a के फॉर्म में चाहिए। तो r के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? r के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं r इजकल टू क्या हो जाएगा? r इजकल टू हो जाएगा √a² प्लस x²। तो यहाँ पर इस फार्मूले को हम लोग फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? E इजकल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qx/a² प्लस x² पर 3/2 के। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। यही फाइनल इक्वेशन है इस वलय के कारण x डिस्टेंस पर स्थित कोई पॉइंट P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ओके, तो E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qx/a² प्लस x², इतना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट P पर पूरे वलय के कारण, जिस पे टोटल आवेश कितना है? Q है। ये बातें क्लियर हो गई? दिस इज फाइनल इक्वेशन। बस यही कंप्लीट होता है टॉपिक। ओके, अब ये जो इक्वेशन है इसका कुछ डिस्कशन पार्ट है, कुछ इसके केसेस हैं, उसका थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया है, इसे नोट कर लें आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो इसके कुछ केस हैं। पहला केस क्या है? केस फर्स्ट ये है कि इस फार्मूले में अगर हम लोग देखें कि यदि क्या हो, इफ़ x इजकल टू 0, x इजकल टू अगर 0 हो तो इस फार्मूले में अगर देखें वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? E इजकल टू 0 हो गया। x इजकल टू अगर 0 है तो यहाँ x रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x 0 कहाँ है? इसके सेंटर पर, एट C। तो जो वलय है, इस वलय के सेंटर पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ से बात समझ में आती है कि कोई भी वलय है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसके सेंटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? नाउ केस सेकंड केस क्या है कि यदि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, x जो है, ये जो रेडियस है इससे बहुत ज़्यादा दूर हो, सपोज कि ये सेंटीमीटर में है, दूरी जो हम x मेजर कर रहे हैं वह मीटर में हो और भी दूर हो, तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो क्या होगा?
एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्स इज ग्रेटर देन ए से ज़्यादा बड़ा हो तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से। ओके, तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में जो है नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत कम है तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब उस समय बिंदु P पर वैद्युत की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपान, ये तो ख़त्म हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर और 3/2 के, तो स्क्वायर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब हो गया। तो यहाँ पर फार्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपान एक्स क्यूब हो गया। अब एक एक्स से एक एक्स कटेगा है ना, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर। यही आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब ओके, इस फार्मूले को देख करके आपको कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है कि यह जो फार्मूला है यह वही फार्मूला है जब हमारे पास एक बिंदु आवेश हुआ करता था, उस बिंदु आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकाले थे तो यही फार्मूला आया था। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो यह वलय है, यह जो रिंग है यह इस रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर जो कि बहुत ज़्यादा दूरी पे हो, ऐसा जब इसके एक्सिस पर कोई एक ऐसा बिंदु है जो कि बहुत ज़्यादा दूरी पर हो इन कंपैरिजन टू इट्स रेडियस, इसके त्रिज्या की तुलना में बहुत ज़्यादा दूरी पर जब कोई बिंदु होगा तो उस बिंदु के लिए जो वलय है यह एक पॉइंट चार्ज की तरह कार्य करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है। सो फॉर लार्ज डिस्टेंसेस दिस रिंग विल बी हैव एज ए पॉइंट चार्ज। ओके, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन हमें मिलता है। थर्ड केस क्या है, एक केस और बनता है यहाँ पर। थर्ड केस के लिए थर्ड केस क्या है, हमें ये निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक कब होती है, किस, इसका जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर इसको आगे और पीछे दोनों तरफ हम लोग बढ़ा सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ये नेगेटिव एक्स हो गया, इधर प्लस एक्स हो गया। ओके, तो इस एक्सिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इसके सेंटर पर तो 0 हो गया, और जैसे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बनता जाएगा, ठीक है ना, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वेरी करेगी। तो वेरी कर रहा है, वेरिएशन के साथ साथ उस एक्सिस पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होगी। तो हमारा अगला जो अटेम्प्ट है, अपना जो अगला ऑब्जेक्टिव है, केस है, वो यही है कि हमें उन पॉइंट्स को या उस पॉइंट को पता करना है कि किस पॉइंट पर इस वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, अधिकतम होगी। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, इसे नोट कर लीजिए, जगह थोड़ा कम है, यहीं पे हम लोग इसको निकालते हैं। तो केस थर्ड की जो बात कर रहे हैं हम लोग, थर्ड केस फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैक्सिमम मिनिमम आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं, तो जो वैल्यू निकलती है वहाँ से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे कि DE/dx इक्वल टू 0 से डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट में करते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये Q भी कांस्टेंट है, ये सब तो 0 हो जाएंगे। हमें डिफरेंशिएट किसको करना होगा, D/dx, इस कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे हम, x अपान a² प्लस x² पर 3/2, इसे डिफरेंशिएट किया जाए और इसको 0 कर दिया जाए। इसके डिफरेंशिएशन के बाद x की जो वैल्यू आएगी वही इसके मैक्सिमम, उस x के वैल्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होगी। ओके, आइए करते हैं इसको। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि D/dx इक्वल टू
एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो गया एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2 कर सकते हैं इक्वल टू 0। ये फर्स्ट और सेकंड टर्म हो गया। तो हम लोग डिफरेंशिएट जब करते हैं तो अच्छे से हमको पता है कि सबसे पहले क्या कि फर्स्ट को लिख लेते हैं एक्स, सेकंड का डिफरेंशिएशन, और ये ऊपर जाएगा, ये 3/2 है, ऊपर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन इज -3/2, तो माइनस यहाँ लगा दिया 3/2, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और -3/2 तो है, -1 फिर करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा इक्वल टू 0 के, इक्वल टू 0। बस इसी को सॉल्व करिए और एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे सॉल्व किया जाए देखिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर भूल गया, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, इस 2x² को अगर हम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ आएगा इंटू 2x यहाँ पर आएगा, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, और अब यहाँ बचा क्या, माइनस, यह x और यह x क्या हो गया, x² हो गया, ठीक है, और यहाँ 3 हो गया, 3x² इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और -5/2 के, -5/2 के, और प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 के, -3/2 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, -3/2 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर -5/2 अगर कॉमन कर लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर -5/2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा 3x² और प्लस इसका एक्चुअली जब कॉमन करते हैं उसका गुणा होता है, गुणा करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा a² प्लस x² बचेगा इक्वल टू 0 के। ओके, एक बच जाएगा यहाँ पर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये तो टोटल चला जाएगा 0 चला जाएगा, तो -3x² और प्लस x² कितना हो गया, -2x², -2x² प्लस a² इक्वल टू 0 के, या यहाँ से क्या हो गया या 2x² इक्वल टू a² के, या x² इक्वल टू a²/2 के, a²/2 के, या x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस a/√2 के, x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 के। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई कि किस पॉइंट पर वह पॉइंट वह पोजीशन वह पॉइंट जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होगी, वह पोजीशन कौन सा होगा, a/√2। a/√2 का मतलब क्या होगा, a/1.414, तो 1.4 मीन्स 1.5 लगभग समझ लेते हैं। अगर तो अगर 2 होता, अगर 1/2 होता तो आधा, मतलब a/2, a यहाँ कहीं होगा तो आधे, लेकिन 1.5 है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा और अधिक होगा, माने a/2 से थोड़ा सा अधिक। ओके, तो दिस इज द पोजीशन। 2 पॉइंट ऐसे होंगे, एक प्लस a/2 पर यहाँ कहीं मिलेगा, एक जो है एक यहाँ कहीं होगा -a/2, a/√2। ओके, तो एक प्लस a/√2 पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक होगा -a/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ओके, तो यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड कि कोई भी एक समान रूप से आवेशित वलय है, उसके कारण कोई पॉइंट है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कितनी आ जाती है, हम लोगों ने देख रखा है कि वह E हो जाता है 1/4πε0 qx/a² प्लस x² पर 3/2 के, जहाँ a क्या है, उसका रिंग का रेडियस है, यक्स क्या है, यक्स उसके सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। यही फाइनल इक्वेशन आ गया था। अब इस इक्वेशन में 3 केसेस हम लोगों ने देखा। पहला केस तो ये देख लिया कि भाई सेंटर पे कितना वैद्युत क्षेत्र है, तो सेंटर पे x इक्वल टू 0 रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र 0 आता है। दूसरा केस हमने माना कि अगर जो यह x है
वह बहुत ज़्यादा बड़ा हो। जब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हम लोग देखते हैं कि जो फार्मूला है वह एक बिंदु आवेश वाला फार्मूला आता है। अर्थात लंबी दूरियों के लिए ऐसे बिंदु जो कि बहुत ज़्यादा दूरी पर हों, उनके लिए, उन बिंदुओं के लिए जो यह वलय है या जो रिंग है वह बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है। और तीसरा केस हमने क्या डिस्कस किया? तीसरा केस डिस्कस किया गया कि इस जो वलय है, इस वलय के कारण उसकी जो एक्सिस है, उस एक्सिस पे दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होगी। और वह बिंदु कौन है? वह बिंदु है a प्लस a/√2 और माइनस a/√2। ओके, तो इन दिस वे दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक लेते हैं, शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत इजी भी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर देखते हैं द्विध्रुव। द्विध्रुव, द्वि मीन्स दो, ध्रुव मीन्स ध्रुव। ओके, डाई मीन्स दो, पोल, पोल मीन्स हो गया ध्रुव। तो डाई मीन्स द्विध्रुव, ऐसा क्या हो इसमें दो ध्रुव हो। बात सही, कुछ इस वर्ड से ही थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि ऐसी चीज़ जिसके पास क्या हो, दो ध्रुव हो। जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके दो ध्रुव हैं, एक जो है नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ओके, तो ऐसा ही कुछ लग रहा होगा आपको। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव और कुछ नहीं है, आवेश तो आप जानते ही हैं कि आवेश क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक्चुअली क्या है? एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो आवेश हैं। क्या है? दो आवेश हैं, दो आवेश हैं, और दो आवेशों का एक निकाय है। लेकिन विशेषता क्या है कि वह जो दो आवेश हैं वे बहुत ही सूक्ष्म आवेश होते हैं, बहुत ही छोटे आवेश होते हैं, और साथ ही साथ वे दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही सूक्ष्म दूरी से सेपरेटेड होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे रखे होते हैं। यानी यदि ऐसा किया जाए कि दो छोटे छोटे बहुत ही अल्प, वेरी वेरी स्मॉल charges are placed at very small distances, then this system will be called as electric dipole। तो दो सूक्ष्म आवेश, और साथ ही साथ कंडीशन क्या है कि वे आवेश क्या हो? अपोजिट भी होने चाहिए। जितना एक पे प्लस आवेश है उतना ही दूसरे पर निगेटिव आवेश है। ओके, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू स्मॉल and equal opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। दो समान तथा विपरीत आवेश जब बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हों तो ऐसे निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर? जैसे अगर यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश रखा गया हो और यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया हो, और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही सूक्ष्म दूरी हो, और इसको हम लोग इस दूरी को लेते हैं 2L। कितना लेते हैं? 2L। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये 2L क्यों ले रहे हैं, L क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इसके पीछे कुछ बातें हैं जो आगे चलेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप इसको 2L ले लेते हैं। ओके, 2L। ओके, तो दो समान किंतु विपरीत आवेश बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे जब रखे गए हों तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी बहुत छोटी सी दूरी है जिसको मान लेते हैं 2L है। ओके, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है,
हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो क्लोरीन क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो बॉन्ड बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड करते हैं, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्लोरीन खींच लेता है, और खींचने के कारण इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिवली पार्शियली आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है, और इस क्लोरीन पे आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, और इस कारण ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है या Cl, यह एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। HCl हो गया, HCl हो गया। इसी तरीके से HBr है, HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। H2O है, NH3 है, अमोनिया है। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। क्या होता है कि ये जिन एटम्स से मिलके बने होते हैं, उन एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि उसके एक सिरे पर धनावेश और दूसरे सिरे पर ऋणावेश हो जाता है। इस तरीके से यह एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये तो एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग इस वैद्युत द्विध्रुव को और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया, सिंपल सी बात हो गई कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance is called electric dipole। ओके, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। अब इस क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यह क्या होता, किसके बराबर होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग वेक्टर P से लिखते हैं। वेक्टर P इज इक्वल टू जाता है Q इंटू 2L के, Q इंटू 2L के, जहाँ पर वेक्टर L क्या है, ये 2L क्या है, 2L भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ये एक वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर होता है जो कि -Q से +Q की ओर होता है, -Q से +Q की ओर हो जाता है। ओके, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसको हम लोग सिर्फ ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में जब लिखते हैं तो P इज इक्वल टू 2QL के, 2QL के। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपकी बात समझ में आ गई कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। किसी भी द्विध्रुव का यह आघूर्ण होता है, और ये किसके बराबर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है एक आवेश गुणे दोनों के बीच की दूरी Q इंटू 2L के। ओके, या इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं P इज इक्वल टू 2QL के। ठीक है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी दिशा क्या होती है, -Q से +Q की ओर। इधर वेक्टर P का मान हो जाता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, यूनिट हो जाएगा आवेश इंटू डिस्टेंस, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, या इसको C' भी लिखते हैं। ओके, कूलाम मीटर। और इसका बीमा क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा, तो कूलाम का 80 होता है और डिस्टेंस का L। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं तो LTA, इसकी बीमा हो गई LTA। ओके, तो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों बातें क्लियर हो गई। वैद्युत द्विध्रुव अच्छे समझ में आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया। ओके, अब आइए कुछ क्वेश्चंस, कुछ छोटे छोटे जो है स्मॉल क्वेश्चंस, चॉकलेटी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे।
जिसे सॉल्व करके आपको द्विध्रुव आघूर्ण अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 वेरी स्मॉल, कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसमें दो आवेश हैं Q1 और Q2। एक पर है +5 माइक्रोकूलम, दूसरे पर है -5 माइक्रोकूलम। ओके, +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी है 1 मिलीमीटर। कितना है? 1 मिलीमीटर। ओके, 1 मिलीमीटर। तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या हो जाता है? 2Q × L के, या इसको हम लोग सॉल्व करते समय Q × 2L लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2L जो डिस्टेंस है यह यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा? गिवन क्या दे रखा है कि Q = क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। Q1 Q2 क्या है? दोनों बराबर ही है, तो उसको Q ले रखते हैं हम लोग। और जो दोनों के बीच की जो दूरी है उसको 2L लिखते हैं हम लोग। तो 2L = है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ मीटर के। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = क्या हो जाएगा? Q × 2L के। तो Q हो गया हमारा 5 × 10⁻⁻6, ओके, इंटू 2L क्या हो गया? 10⁻³ मीटर। ओके, अभी बात लास्ट में लगा लेंगे। तो ये हो गया 5 × 10⁻8 कूलम मीटर। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, दिस इज 10⁻⁹ ओके 6। ओके, तो ये हो गया 5 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ओके, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन एक और लगाते हैं, क्वेश्चन सेकंड। इसमें कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्वेश्चन 2। इसमें कह रहे हैं कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, एक पर है +4 माइक्रोकूलम, दूसरे पर है -4 माइक्रोकूलम। ओके, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, उसको दे रखा है 5 मिलीमीटर। इसको आप लोग लगा सकते हैं, आराम से लगा लीजिए। ओके, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसका खैर कर भी सकते हैं हम लोग, शॉर्ट में लगाते हैं। तो P = Q × 2L के। तो Q क्या है? 4 × 10⁻⁻6 इंटू 2L कितना? 5 मिलीमीटर है, 10⁻³ तो 5 × 20 × 10⁻⁹। तो इसको 2.0 कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। ओके, दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ से निकल जाता है। आगे एक क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 3। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो आप लोग जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम आवेश है। ठीक है, और वे दोनों, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों की बीच की दूरी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, दोनों पे आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। ओके, तो ये दोनों मिल करके क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, और दोनों के बीच की दूरी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल? इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? इसे सॉल्व किया जाए, सीधे लगाते हैं। तो P = हो जाएगा Q × 2L के। तो Q कितना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कितने आवेश होते हैं बच्चों?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2L क्या है, यही 0.53 यंगेस्ट रामेंगेस्ट टर्म इन 10⁻10 है ना, मीटर में बदल लीजिए। तो अब इसको हल किया जाए, 16 3 48 को 8 हासिल 4, 16 5 80 4 84, ठीक है, 3 अंक दशमलव लगेगा, गुणे 10⁻29। ओके, इसको थोड़ा इधर कर लिया जाए तो यह 8.48 इंटू 10⁻30 है ना, कूलाम इंटू मीटर। ओके, कूलाम इंटू मीटर, दिस इज आवर आंसर। ओके, दिस इज आवर आंसर। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन लग जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ही हम लोग आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 4, व्हाट इज क्वेश्चन 4? क्वेश्चन 4 है, ये कह रहे हैं कि एक जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, एक HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, और HCl मॉलिक्यूल क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है, इसका डाइपोल मोमेंट P दे रखा है, यह क्या है 3.4 इंटू 10⁻30, 3.4 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर। ये कूलाम मीटर है, सेंटीमीटर मत पढ़ लीजिएगा। ओके, क्या है, कूलाम मीटर, 3.4 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर। तो कह रहे हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके दोनों के बीच का दूरी 2L इक्वल टू वाट। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो HCl है, यह HCl, ठीक है ना, इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज, इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो अर्थात इसमें जो Q की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करें, सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू Q इंटू 2L के, Q इंटू 2L के। तो यहाँ हमें 2L चाहिए, तो 2L इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q के। तो P कितना दे रखा है, 3.4 इंटू 10⁻30। ओके, अपॉन ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको भाग दिया जाए तो 16 दूना 32, 2 बज गया 20, 16 का 16, 4 40 हो गया, 16 दूना 32, 8 हो गया 80, 16 5 80 इंटू 10⁻, और ये कितना हो जाएगा 19, 1 20 है ना, 11 माइनस 11। ओके, तो यही दोनों के बीच की दूरी हो गई 2L इक्वल टू 2.125 इतना मीटर के। दिस इज आवर आंसर, यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपने सवाल को लगाएं और अपने टेक्स्ट बुक से और भी इलेक्ट्रिक डाइपोल संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। ओके।